हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संघी फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है बाटा। तो कंपनी का सबसे पहले हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और फिर चार्ट पे देखेंगे क्या इंटरेस्टिंग है इस कंपनी में। तो वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इन बिटवीन में काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा जो आपके लर्निंग के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें तो कंपनी 1931 में कोलकाता से स्टार्ट हुई थी और इनका पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है पटना में सेटअप हुआ था। कंपनी जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फुटवेयर का ऑल ओवर इंडिया। कंपनी ने 2018 में काफी मेजर स्टेप्स लिए थे और उसकी वजह से कंपनी जो है अपना पूरा डिजाइन और सब पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर रही है। कंपनी ने रिसेंटली कुछ नए कंसेप्ट लाए हैं जैसे कि न्यू रेड कंसेप्ट स्टोर्स। तो ये एक नए डिजाइन के नए पैटर्न के स्टोर्स लाए हैं इन लोगों ने और प्राइमरली रेड कलर और अपने लोगो और उस हिसाब से इसको मार्केटिंग कर रहे हैं। और इसमें इन लोगों ने ऑलमोस्ट 50 स्टोर्स लॉन्च किए हैं ऑल ओवर इंडिया, प्राइमरली बैंगलोर और कुछ और मेट्रो लोकेशंस में। और कंपनी जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है ऑलमोस्ट 1500 स्टोर्स जो है उनमें भी काफी रेनोवेशन कर रहा है और एक प्रीमियम लुक देने की कोशिश कर रहा है। वही कंपनी ने कृति सैनन को एम्बेसडर के हिसाब से लॉन्च किया है और कंपनी जो है वुमेन सेगमेंट को काफी फोकस्ड है। और यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊं तो पहले आज से 15 साल 20 साल पहले कंपनी जो है एक मेन सेगमेंट को कैटर कर रहा था और बाटा जब भी हम बोलते थे तो एक जेंट्स के हिसाब से ही फोकस किया जाता था या जेंट्स के हिसाब से ही देखा जाता था। बट आज के टाइम पे कंपनी बहुत ही अग्रेसिवली वुमेन साइड पे भी कैटर कर रहा है और वुमेन्स के लिए जो फुटवेयर बना रहा है उसमें नॉट जस्ट कैजुअल वेयर बट ऑफिस और प्रीमियम साइड के प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहा है। और इसीलिए इन लोगों ने कृति सैनन को इस ब्रांड एम्बेसडर के लिए भी लिया है। और कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो कॉम्पिटिटर्स में रिलैक्सो, लिबर्टी, खादिम, श्री लेदर ऐसे ब्रांड्स है और इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेयर्स भी है। पर्सनली मुझे इसे इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ ज्यादा कंपटीशन लगता है और उसका प्राइमरी रीजन ये भी है कि ये जो है प्रीमियम सेगमेंट्स को कैटर करता है, चाहे वो स्पोर्ट्स शूज हो या फिर इवन लेदर शूज हो या फिर लेदर सैंडल्स हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी जो मुझे रडार में नजर आती है वो एडिडास, नाइकी, प्यूमा, फिला। ये जो ब्रांड्स है इन ब्रांड्स के साथ इनका ज्यादा कंपटीशन रहता है। एवरेज रेवेन्यू पर पेयर की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 650 रुपीज पर पेयर है। तो आप देख सकते हो कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास साइड पे ये कैटर कर रहा है और आने वाले 5 साल में 10 से 12% की सीएजीआर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस सेगमेंट में। तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है और स्पेशली जिस तरीके से ये अग्रेसिवली पूरा वुमेन सेक्टर को कैटर कर रहे हैं। और आज के टाइम पे बात करें तो काफी वुमेन जो है वो ऑफिस से जाती है और अभी पैंडेमिक के दौरान ऑफिस नहीं भी जा रही तो कैजुअल वेयर भी है। तो ये जो है प्रीमियम सेगमेंट को कैटर करते हैं। तो वुमेन सेगमेंट का जो बहुत ही बड़ा मार्केट है जो लेफ्ट है अनटच्ड है वो सेगमेंट पे काफी अच्छा स्कोप रह सकता है। पहले के टाइम पे बात करें तो आज से 15 साल 20 साल पहले तो लोग जो है एक या दो पेयर रखते थे, बाहर जाने के लिए एक और घर के लिए एक। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे ऑनलाइन कंटिन्यूअसली लोग शॉप करते रहते हैं और जिस तरीके से जो भी पसंद आता है वो कंटिन्यूअसली बाई करते रहते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें कपड़े और जूते चप्पल की, तो ये जो चीजें हैं लोग जो आजकल बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हर फैमिली मेंबर आज के टाइम पे 4 से 5 जोड़ी शूज और स्लीपर्स इजिली रखता है। तो जो है आज के टाइम पे पसंद और चॉइस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है और ये चीज को बाटा बहुत अच्छे तरीके से समझने लगा है। और इसीलिए कंपनी जो है काफी यूजफुल और काफी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स बनाता है जिससे कि लोग जो है रिक्वायरमेंट ना होने पे भी बाई करे और जो है कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो होता रहे। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड्स की बात करें कंपनी के पास, बाटा जो है ये फॉर्मल सेगमेंट को कैटर करता है। वहीं चिल्ड्रन की बात किया तो बबल गमर है और डिज्नी है। तो डिज्नी इंडिया के साथ इन लोगों ने टाई अप किया है कार्टून्स के लिए और बच्चों के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनफैक्ट ये यूट्यूब किड्स और बच्चों के जितने भी कार्टून नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पे काफी अग्रेसिवली ऐड भी करते हैं ताकि जो है बच्चे जो है इन प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो। और इसके अलावा वुमेन के लिए मैरी क्लेयर और नेचुरलाइजर ये थोड़े ऑफिस के हिसाब से थोड़े प्रीमियम सेगमेंट के ब्रांड्स बनाए हैं। टाटा कंफर्ट और नॉर्थ स्टार ये तो जो है कैजुअल के हिसाब से इन लोगों ने बनाया है। और फ्लोटर्स और जो थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए डॉक्टर शोल और वेब्रेनर जैसे ब्रांड्स है। और वही पावर की बात करें तो ये स्पोर्ट्स ब्रांड है। तो आज के टाइम पे जिस तरीके से स्पोर्ट्स पे लोगों का काफी फोकस हुआ है और हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं वहाँ पे जो है ये एडिडास और नाइकी इस तरह के जो ब्रांड्स है उनके शूज जो है काफी महंगे आते हैं और ये लोग नॉर्मली 4 साल 5 साल उनको पहनने की जगह रेदर पावर के शूज इजिली अफोर्ड भी कर सकते हैं और पहन भी सकते हैं और क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। तो इस तरीके से ये अपने ब्रांड को इस तरीके से पोजीशन कर रखा है। और वही हश पपीज की बात करते हैं प्रीमियम सेगमेंट में काफी मशहूर है। तो ओवरऑल देख सकते हैं कंपनी के पास काफी सारे प्रीमियम ब्रांड्स है और ये जो है काफी अच्छा
करने का दम रखती है। और वहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें, पटना, कोलकाता, बैंगलोर और होसुर में 4 प्लांट्स है। वहीं डीलर्स की बात करें तो 35,000 प्लस डीलर्स है और 1500 प्लस रिटेल स्टोर्स है। तो ये अमेजिंग नेटवर्क है कंपनी का। और वहीं 3.2 मिलियन स्क्वायर फीट रिटेल स्पेस है इनके पास। और कंपनी जो है 50 मिलियन फुटवेयर सेल करती है एवरी ईयर। तो आप देख सकते हो कंपनी के पास किस लेवल के यूनिट सेल होते हैं, किस लेवल का वॉल्यूम है। और वहीं 1.25 लाख कस्टमर्स को ये डेली प्रोडक्ट सेल करती है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है और फुटवेयर भी बहुत हेवीली सोल होते हैं और कस्टमर्स का काफी भरोसा है। तो ओवरऑल बिजनेस काफी अच्छा है। और अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी की आरओसी 25% है जो काफी अच्छी है, और आरओई की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% है जो काफी अच्छा है। डेट टू इक्विटी बहुत कम है, 0.12 है जो नेग्लिजिबल है। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स में 7% के आसपास है और 5 ईयर्स में 2.55। तो ये बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ नहीं है और ये बेसिकली पैंडेमिक की वजह से इम्पैक्ट हुआ था। और ये आने वाले कुछ डेटा पॉइंट्स में भी हम देखेंगे। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो ये 23% का प्रॉफिट है लास्ट 3 ईयर्स में, और लास्ट 5 ईयर्स में 10% के आसपास का। तो प्रॉफिट जो है अच्छे हैं, बट मेनली सेल्स का कंसर्न है जो मोस्टली पैंडेमिक की वजह से ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था, जो आने वाले स्लाइड में भी हम देखेंगे, डेटा पॉइंट पे देखेंगे। पी रेशियो अगर हम देखें तो ये अभी अवेलेबल नहीं है, और उसका मेजर रीजन ये है कि लास्ट 1 ईयर में कंपनी के लॉसेस हो रहे हैं। अब अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट्स देखें तो कंसिस्टेंटली ये ग्रो हो रहे थे। इन बिटवीन अच्छा नहीं कर रहे थे, जैसे कि मार्च 2019 की बात करें या फिर सितंबर 2019 की बात करें या सितंबर 2018 की। तो इन बिटवीन फ्लक्चुएट हो रहे थे, बट अदरवाइज जो है कंपनी का अर्निंग पर शेयर अच्छे थे। मार्च 2020 से देखें तो यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा खराब होने लगी हैं। आप देखो तो मार्च में जो लोग बाहर नहीं निकल रहे थे घर से, तो वहां से जो है इनका काफी इम्पैक्ट हुआ इनका बिजनेस को। और जून में तो इनका पूरा लॉस ही हो गया, और इवन सितंबर में जो है इसका इम्पैक्ट रहा। और इसमें आप मेजर चीज देख सकते हो कि सेल्स हुए भी, तो उसके बाद जो है इनके फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा थे। बहुत ज्यादा ले ऑफ नहीं किया इन लोगों ने रिसोर्सेज को और अपने एम्प्लॉयज को। तो ओवरऑल जो है कंपनी जो है इस वजह से जो है लॉसेस कर रही है। ये जो लॉसेस है ये बेसिकली टेम्पररी है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ऑलरेडी मेडिसिन, ज्यादातर डॉक्टर्स जो है मेडिसिन आइडेंटिफाई कर लिया है, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। तो ये कोविड का पेंडेमिक बहुत ज्यादा लंबा चलना नहीं चाहिए, और इस वजह से हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह नजर आ रही है मुझे। और नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो 2008 में जहां नेट प्रॉफिट 59 करोड़ हुआ करता था, वो लगातार इंक्रीज होते हुए इवन प्री पैंडेमिक देखें तो ऑलमोस्ट 329 करोड़ का था। और 2020 के मार्च में अगर हम देखें तो ये सेम है, लेकिन अगर पैंडेमिक का इफेक्ट नहीं होता लास्ट क्वार्टर में तो ये यहाँ पे भी इम्प्रूव होता। तो ओवरऑल अगर हम प्री पैंडेमिक देखें तो काफी अच्छे तरीके से बिजनेस ग्रो हुआ है। इट इज जस्ट दैट कि पैंडेमिक में इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि लोग घर से नहीं निकल रहे और बहुत ज्यादा स्पेंडिंग भी नहीं कर रहे। और वही अर्निंग पर शेयर देखें तो प्री पैंडेमिक ये काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ था, हालांकि इन बिटवीन ये 2 साल जो है ये अच्छा नहीं किया था। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये इम्प्रूव हो रहा था, और जैसे ये चीजें कुछ इम्प्रूव सी होती नजर आ रही थी, वहां पैंडेमिक का इम्पैक्ट आ गया। और बैलेंस शीट में मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज नजर आई जो डिस्कस करने लायक, वो है बोरोइंग्स। तो डेट जो है आप देखो तो 2019 तक जीरो डेट था, वहीं मार्च 2020 में 1250 करोड़ के आसपास है। तो ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन मार्क रख देता है कि इतना डेट क्या कर रही है कंपनी। और वहीं अगर हम देखें तो उसको इमीडिएटली उसके बाद कुछ क्वार्टर्स में इसने क्लियर भी किया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की ये है कि 300 करोड़ का फिक्स्ड एसेट से इंक्रीज होकर 1300 करोड़ हो गया। तो कंपनी जो है अपना फिक्स्ड एसेट बढ़ाई, यानी सप्लाई करने के हिसाब से अपने जो भी कंस्ट्रेंट्स थे उसको हटाते हुए फिक्स्ड एसेट बढ़ाए हैं। तो ये बेसिकली अपने सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए, या आने वाले टाइम में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरीके से सेल्स ग्रोथ हो रही थी, तो वहां पे इनको लग रहा था चीजें इंप्रूव होगी। और उस हिसाब से देख सकते हो कि ये चीजें आने वाले टाइम में इसको काफी बेनिफिट भी करेगा। बट फिलहाल की बात करें तो इस वजह से जो है इनको डेट आया था, बट इन लोगों ने इमीडिएटली उसके कुछ अगले क्वार्टर्स में इन लोगों ने अपना डेट क्लियर भी कर दिया। तो ओवरऑल कंपनी जो है काफी स्मार्ट है, किस टाइम पे लोन लेना है और किस तरीके से लोन को डिक्रीज करना है वो आता है। और वहीं अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की जहां बात होती है तो 52% का शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर्स के पास है, और वहीं एफआईआई के पास 5% और डीआईआई के पास 26% है। तो ओवरऑल 15% का स्टेक जो है पब्लिक हैंड्स में है, तो ऑलमोस्ट 85% जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो ओवरऑल कंपनी जो है काफी अच्छी है। इट इज जस्ट दैट लास्ट 1 ईयर पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे और निकल भी रहे तो थोड़ा सोच समझ के खर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी का बिजनेस इंपैक्ट हुआ है। और इसको हम मान के चल सकते हैं कि जैसे जैसे कोविड का वैक्सीनेशन ड्राइव होगा और जो है लोग वापस घर से बाहर निकलने लगेंगे, तो बिजनेस जो है काफी फ्लरिश करेगा। और
ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमें थोड़े सस्ते वैल्यूएशन पे भी कंपनी मिल रही है। तो जब भी कोई कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पे मिलती है तो उसके शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं, मेजरली यही रीजन होता है कि सस्ते वैल्यूएशन पे मिलती है। लेकिन हमें असेस करना होता है कि क्या वो प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म है तो हमें उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, और लॉन्ग टर्म है तो हमें बिल्कुल उसमें अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे चीजें मुझे शॉर्ट टर्म नजर आती है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये कंपनी काफी अच्छी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। चार्ट पे भी देखोगे तो इसके जो है ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, और वहीं अगर हम चार्ट पे देखें तो ये ऑलमोस्ट फरवरी 2019 से इसी प्राइस के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 2 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। और आरएसआई की बात करें तो ये ऑलमोस्ट अभी 45 के आसपास है, 44-45 के आसपास है। तो थोड़ा सा महंगा है। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले इसे 1291 के प्राइस पे 22 अप्रैल के आसपास शेयर भी किया था, जब इसका आरएसआई लेस देन 30 था। तो वहां से ऑलरेडी ये 5% अप हो गया है। तो यूजुअली मैं ऐसे स्टॉक्स जब भी आरएसआई लेस देन 30 होते हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। वहाँ पे मैं ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट शेयर करता रहता हूँ। इट इज जस्ट दैट आरएसआई लेस देन 30 पे स्टॉक ज्यादा देर टिकते नहीं है। और जब भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं तो वहाँ मैं पोस्ट कर देता हूँ। इमीडिएटली वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, और बाय द टाइम मैं वीडियो बनाता हूँ चीजें हाथ से निकल जाती है। तो अगर आपको यूजफुल लगे तो चैनल को वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जो है इसे रडार पे रख सकते हो। ये वापस से अगर आरएसआई लेस देन 30 पे आए तो आप बाई कर सकते हो। हालांकि लास्ट लास्ट टाइम जो 22 अप्रैल को मैंने शेयर किया था वहां से ऑलमोस्ट 5% अप हो गया है। तो ये जो है लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो आज वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आपको किस तरीके से बिजनेस को एनालाइज करना चाहिए, फिर फाइनेंशियल्स देखने चाहिए, और उसके बाद चार्ट को देख के बाई करना चाहिए। और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी की तरह समझना चाहिए कि ये क्या, ये अपॉर्चुनिटी है या क्या ये बेवकूफ़ी है। तो अगर आपको लगता है कि चीज़ें जो है यहाँ से इम्प्रूव हो जाएंगी, पैंडेमिक जो है वापस रिकवर हो जाएगा, अगर आप होपफुल हो, आप पॉजिटिव पर्सन हो, तो आपको ये चीज़ें अपॉर्चुनिटी की तरह नजर आएगी। और पर्सनली मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा बेट हो सकता है। हालांकि ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाया है ताकि आपको पता चले किस तरीके से आपको स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।